हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फिजिक्स में। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली कहा जाए तो क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि चार्ज के बारे में जानेंगे तभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान पाएंगे। अब चार्ज के बारे में हम जानते हैं चार्ज क्या होता है। तो आपको पता है कि जितने भी सब्सटेंस बने हुए हैं वे सारे सब्सटेंस जो हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। अब क्या होता है कि एटम्स, अब इस एटम्स के भी तीन पार्ट हमें पता लग गए हैं। एटम्स को तीन पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान से समझिएगा। अब एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मूव करता है। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ज जो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होता है, उतना ही चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, इसे कहते हैं नो चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब जानना क्या है हमें, हमें जानना है, अब मैं समझाता हूँ आपके चार्ज के बारे में कि अब एटम्स के ऊपर क्या चार्ज होगा। एटम के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर क्या चार्ज होगा। तो मान लीजिए कि एक ये एटम है, ठीक है। इस एटम में 5 न्यूट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन हैं। जिसमें न्यूट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो इसको -5 रखते हैं, और 5 प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो +5 रखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि किसी भी एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है, यानी कि टोटल चार्ज होता है, वो कितना होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 0 होता है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस और माइनस में। तो यहाँ से भी अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी भी एटम्स के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो चार्ज के बारे में हम ये जानेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव, कोई भी वस्तु एक दूसरे को, यानी कि कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल, आकर्षित या प्रतिकर्षित तभी करेगा जब उसके ऊपर चार्ज होगा। यानी कि 0 चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। मान लीजिए कि एक एटम हमारे पास है, ठीक है। एक क्या है, एटम हमारे पास है। इसके ऊपर अब न्यूट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पता है।
एक दूसरा हम क्या करते हैं, एटम लेते हैं। ये एटम नंबर 1 हो गया, ये एटम नंबर 2 हो गया। इसके ऊपर मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। इससे आपको पता चल जाए कि दोनों एटम्स का नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरे को, इस एक दूसरे को एटम्स को हम क्या करेंगे, संपर्क में लाएंगे। तो संपर्क में लाने के क्रम में हो सकता है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चला जाए, इसमें चला जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया, इसमें चला गया। यानी कि मान लीजिए कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ चला गया, उसमें चला गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। यानी कि पहले वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो -5 और -2 यानी कि -7 हो गया। और उसमें जो प्रोटॉन है ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो प्रोटॉन है ये तो 5 ही रह गया। अब अगर मैं इसको, इसका नेट चार्ज निकाल लूँ तो 7 में से 5 गया 2, यानी कि -2 इसका क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, -2 नेट चार्ज। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हो गया -2 इसका नेट चार्ज हो गया। अब ये दूसरा एटॉम है। इस एटॉम में क्या हुआ कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बची, दूसरे वाले एटम में बच गई हमारे पास -7 में 2 चला गया, यानी कि -5 बचा। और जो प्रोटॉन की संख्या बची वो क्या बचा, +7 बचा। अब जब हम इसका नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि अब ये जो दूसरा नंबर का एटॉम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। और ये पहला नंबर का जो एटम है ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी कि इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज हो गया। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और निगेटिव निगेटिव मिलते हैं तो क्या होता है, रिपेल होता है। तो इस तरह से अब इसके ऊपर चार्ज अवेलेबल हो गया, चार्ज प्रेजेंट हो गया, और ये आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये होता है चार्ज। अब जो हमारे बुक में एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं उसके द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। हमारे बुक में एग्जाम्पल दिए रहते हैं कि ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं कि सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं। अब 2 गिलास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े से, मान लीजिए एक गिलास रॉड ये हुआ पहला गिलास रॉड, ठीक है, और दूसरा गिलास रॉड ये हुआ। अब इन दोनों ग्लास रॉड पर हम सिल्क के कपड़े को रगड़ेंगे तो क्या होगा कि इन ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, और वो कहाँ चल जाएगा, सिल्क के ऊपर, सिल्क के ऊपर चला जाएगा। और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो भी कहाँ चला जाएगा, सिल्क के ऊपर चला जाएगा। यानी कि इसमें प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए कि इसके ऊपर 5 प्रोटॉन था, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन था। इससे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके ऊपर क्या बच गया, अब 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि +2 चार्ज हो गया। इस गिलास रॉड में भी 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये भी हो गया 5 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो नेट चार्ज हो गया वो हो गया +2, इसका भी नेट चार्ज +2 हो गया। अब जब हम इस, अभी तक इसमें 0 चार्ज था, नेट चार्ज क्या था, 0 था, लेकिन दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल गए। सिल्क के कपड़े पर रगड़ने से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिल्क के कपड़े पर चले गए। तो अब क्या हुआ कि ये +2 पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि अब इस दोनों ग्लास रॉड को जब आप आमने सामने एक साथ लाइएगा, एक ग्लास रॉड को दूसरे ग्लास रॉड के पहले को दूसरे के करीब या दूसरे को पहले के करीब लाइएगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे।
उसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट में अगर हम एबोनाइट का छड़ लेते हैं, एबोनाइट की क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं। एक बुक में यही एग्जांपल दिया रहता है, इसलिए मैं इसी से बता रहा हूँ कि दो एबोनाइट के छड़ लिए जाते हैं, एक और दो, दो एबोनाइट के क्या कहते हैं, छड़ लिए जाते हैं। अब किसका छड़ है ये, एबोनाइट का, एबोनाइट का छड़ है। अब इसको जब सिल्क से रगड़ा जाता है, क्या हुआ, इसको जब सिल्क से रगड़ा जाता है, इन दोनों को क्या किया, सिल्क पे रगड़ा गया, तो सिल्क से क्या हुआ, सिल्क से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर आ गए, सिल्क से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। तो अब मान लीजिए कि ये एबोनाइट जो है इस पे 7 प्रोटॉन था और 7 इलेक्ट्रॉन था, क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि +7 और -7। अब इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि इसके ऊपर आ गया, सॉरी +7 -7, तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो -7 -2 यानी कि -9, ठीक है। और -9 में +7 प्रोटॉन माइनस होगा, यानी कि -2, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा निगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये दोनों जो एबोनाइट के रॉड हैं, ये दोनों रॉड क्या हो गए, निगेटिवली चार्ज हो गए, निगेटिवली चार्ज हो गए। अब इन दोनों भी अगर एबोनाइट रॉड को आसपास लाया जाए, यानी कि आसपास अगल बगल लाया जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव चार्ज, यहाँ इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पे जब निगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर यही काम किया जाए कि एक ग्लास रॉड को, एक ग्लास रॉड को, ये कौन सा है, ग्लास का रॉड है, और एक एबोनाइट का रॉड, एक एबोनाइट का रॉड, एबोनाइट का रॉड अगर आमने सामने लाया जाए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो चार्ज है ग्लास रॉड का वो पॉजिटिव है और एबोनाइट का जो चार्ज है वो निगेटिव है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जब हम अपने कंघी को या बैलून को अपने बालों से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, बालों से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलून के ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब उस बैलून को अपने बाल के तरफ हम लाते हैं, तो बाल से चूंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो बाल पॉजिटिव चार्ज हो गया और बैलून हमारा क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर उसी तरह से हम ये करते हैं कि दो बैलून लेते हैं और दोनों को अपने बालों पर रब करते हैं, तो दोनों पे निगेटिव चार्ज चला गया, इस बैलून पे भी निगेटिव चार्ज, उस बैलून पे भी निगेटिव चार्ज, और उस दोनों बैलून को जब आपस में लाते हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं घर में, कि उस दोनों बैलून को जब आपस में लाया जाता है तो वो दोनों बैलून एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये था हमारा चार्ज। अब इसको बताया कैसे, इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने, तो इस एक्सपेरिमेंट को किया था एक साइंटिस्ट थे हमारे, कुलम्ब। कौन थे, साइंटिस्ट हमारे कुलम्ब थे, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। अब कैसे किया था, आपने पढ़ा होगा 9th में, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन फोर्स एक होता है। मान लीजिए कि बॉडी m1 है और एक बॉडी m2 है, इन दोनों के मास के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन फोर्स F जो होता है, वो क्या होता है, m1 m2 बाय आर स्क्वायर के होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 बाय आर स्क्वायर के। और F जो होता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G लगाते हैं, तो G m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, सर आइजैक न्यूटन ने इसे बताया था, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है, ये फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। उसी तरह से कुलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट किया था दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, एक चार्ज को Q1 मानते हैं, एक चार्ज को Q2 मानते हैं। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। एक चार्ज को Q1 एक चार्ज को Q2 मानते हैं, और ये जो है इसके बीच जो है वो r डिस्टेंस मान लेते हैं।
तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है इन दोनों चार्जों के बीच में, इन दोनों चार्ज के फोर्स जो होता है वो वही होता है के, सॉरी के नहीं, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो होता है हमारा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं और हो जाता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये जो होता है इसे ही कहते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये क्या है? कूलम्ब्स लॉ है। और ये जो होता है ये एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। क्या होता है? बोथ नेचर का होगा। बोथ, सॉरी यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको अट्रैक्टिव और निगेटिव रिपल्सिव दिख रहा होगा। तो बोथ नेचर का होता है, बोथ नेचर का ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बोथ नेचर का होता है। और साथ ही साथ और क्या होता है? ये बोथ नेचर का होता है। और साथ ही साथ ये जो के है, यहाँ पे के क्या है? तो के जो है वो है, इसको कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स, इसको क्या कहते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको कहा जाता है कूलम्ब्स, COLOUMBS, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है। और कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 8.988 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर पावर -2। इसकी वैल्यू एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो। जी सही है, 19 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 9। ठीक है ना, 8.988 मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता है डाटा। 8.988 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर पावर -2, ये होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये आप याद रख सकते हैं, ये क्या होता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट इसको कहते हैं। और ये जो Q1 और Q2 जो चार्ज है, इनके बीच का जो फोर्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है कि आपको चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों हम लोग करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे को डिफाइन किया जाए तो या तो यह कह सकता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ चार्ज, या कहीं कहीं आपको लिखा होगा फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपने जाना कि एक एटम के ऊपर जो होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, बाहर फ्रीली मूव करते हैं। क्या होते हैं? फ्री मूव करते हैं। ये जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? फ्रीली मूव होता है। तो कोई भी सब्सटेंस होगा तो सब्सटेंस में एक क्रिस्टल पाए जाते हैं, पार्टिकल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? एटॉम्स होते हैं, और उस एटॉम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं। अब मान लीजिए कि ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें बल्ब है और ये हो गया हमारा बैटरी। ठीक है, बैटरी प्लस माइनस, और यहाँ स्विच है, क्लोज्ड पाथ ही बना देता हूँ, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, स्विच है ये। अब देखिए ये एक बल्ब है, ये क्या है? बैटरी है। बैटरी, बैटरी किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बार अगर इस तरह से साइन दिया जाए तो इसे कहते हैं हम लोग सेल। ठीक है, इसे कहते हैं सेल। और अगर इसी का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए एक से ज़्यादा तो इसे क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। ये बल्ब हो गया, और ये क्या है? स्विच है, स्विच। अब क्या होता है? स्विच ऑन करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में, मान लीजिए कि ये स्विच है, इस स्विच के बीच में जगह क्या है? अभी खाली है।
यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, यानी कि पाथ हमारा क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, पाथ हमारा क्लोज्ड है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को हम ऑन करेंगे स्विच, यानी कि ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में क्या, अब पहले ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि ये वायर है और वायर का क्रिस्टल है। इस वायर के क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटॉम्स होंगे। और उन एटॉम्स के अंदर मान लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉम्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इतने मतलब फ्रीली और हल्के होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी फोर्स मिलता है तो वो मूव करने लगते हैं। क्या होता है, उन्हें थोड़ा सा भी फोर्स मिलता है तो वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टर्मिनल से, क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से वो चलना शुरू करते हैं और बल्ब के होते हुए क्या होते हैं, जैसे ही बैटरी के अंदर से इसको फोर्स मिलता है कि ये तार के जरिए निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। निगेटिव से निगेटिव टू पॉजिटिव, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बल्ब होते हुए जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि बल्ब अब जिस भी अप्लायंसेस से होके जाते हैं उस तरह की, और ये इस इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, मोशन वाली एनर्जी, जिस एनर्जी में मोशन हो। अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब ये बल्ब में गया तो बल्ब से हीट दिया तो वही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पंखा चला तो अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आयरन जला तो अलग एनर्जी में। तो जिस भी तरह से हम यूज करते हैं अलग अलग अप्लायंसेज में अलग अलग तरह से ये एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर उसको सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो ये तो हो गया कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन गया और बल्ब के होते हुए फिर पॉजिटिव टर्मिनल में क्या हो गया, ये समा गया। निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन गया और बल्ब के होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में समा गया। और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, बहुत हल्का होता है, इसको थोड़ा सा भी फोर्स मिलता है तो ये फ्रीली मूव कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन लेकिन क्या होता है कि हमें पुराने समय में जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन इन सब की खोज नहीं हुई थी, तब भी हमको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कैसे फ्लो होता है। दो चार्ज होते हैं और दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। ये हमें पता था कि दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव रखा गया था, एक निगेटिव चार्ज रखा गया था, जिनका नेचर एक दूसरे से अलग होता है। और ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, उस समय साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस समय बता दिया गया कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरह जाता है। लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इस तरह के करंट को अब कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। लेकिन अब जो रियलिटी क्या है कि चार्ज जो है वो निगेटिव से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरह जाता है, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इसे कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने जान लिया कि निगेटिव टर्मिनल से वो किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और जिस भी अप्लायंसेस से होके जाता है, और इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, जो जिस भी अप्लायंसेस से होके गुजरता है उस अप्लायंसेज में उस तरह की एनर्जी को चेंज करता है। बल्ब से होकर गया तो लाइट एनर्जी, आयरन से होकर गया तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या होता है वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल में समा जाता है। और फिर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक वो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि वहाँ क्या होता है। तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप क्या डेफिनेशन दीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या होता है, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वायर का भी तो कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो आप क्या दीजिएगा कि एक कूलम्ब, ठीक है, एक कूलम्ब चार्ज को, वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट का आप डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो बता दो, एक कूलम्ब चार्ज को, ठीक है, किसी भी क्रॉस
सेक्शनल एरिया से, यानी कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब हम 1 सेकेंड में कितना फ्लो करवाते हैं, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में जितना हम फ्लो करवाएंगे उससे वो हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला पता किया जाए तो ये होता है कि चार्ज यानी कि क्यू, चार्ज का मतलब क्या हो गया, क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, और टाइम यानी कि क्यू बाई टी, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई टी। और आई क्या हुआ, आई करंट जो है इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर है। आंद्रे मैरी एम्पियर ने इसकी खोज की थी, इस इंस्ट्रूमेंट की, एम्पियर नाम का, आंद्रे मैरी एम्पियर ने एक इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता था इलेक्ट्रिक करंट को, मेज़र किया जाता था, मेज़र इलेक्ट्रिक करंट को किया जाता था। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एम्पियर रख दिया गया इस इंस्ट्रूमेंट का। तो और आई करंट को इसी से डिनोट किया जाता है, इसी से समझा जाता है कि एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या है, ए एम पी या ए बी लिखते हैं, 1 एम्पियर क्या है, तो क्या कहेगा कि 1 कूलम्ब चार्ज को, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 कूलम्ब होगा, क्यू मैंने लिख दिया, क्यू तो चार्ज ही हो गया, 1 कूलम्ब चार्ज को 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम्ब चार्ज प्रवाहित की जाती है तो वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम्ब चार्ज, या आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज को प्रवाहित करने में 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।